नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज 18 अक्टूबर है। आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध समसामयिक विषयों से होगा। और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वेस्ट बैंक किन देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है? तो इसका उत्तर होगा इजराइल और फिलिस्तीन। अभी हाल ही में समाचारों में इस कारण बन रहा क्योंकि इजराइल की संसद ने अभी यूएई के साथ ऐतिहासिक अब्राहम समझौते को मंजूरी दी है। अब्राहम समझौता एक शांति समझौता है और इसकी शुरुआत 15 सितंबर 2020 को वाशिंगटन अमेरिका में की गई थी। वाशिंगटन अमेरिका में इसकी शुरुआत की गई और इसकी मध्यस्थता जो की थी वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने की थी। और इसी कारण उनका नॉमिनेशन नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी किया गया था। और इस समझौते के तहत हम देखते हैं कि यूएई इजराइल के साथ अब एक राजनयिक संबंध स्थापित करेगा, और जबकि इसके बदले में जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये वेस्ट बैंक पर नियंत्रण करने की जो अपनी योजना है उसको छोड़ देंगे। और वेस्ट बैंक एक मुख्य विवादित क्षेत्र है जिसकी मांग लगातार फिलिस्तीन करता रहता है। इसको अगर हम मानचित्र पर देखें तो मानचित्र पर हमें ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, ग्रीन वाला क्षेत्र है, ये वेस्ट बैंक है। इधर ये गाज़ा पट्टी है जो कि फिलिस्तीन के अधीन है, जिस पर इजराइल अपना नियंत्रण करना चाहता है। उसने इस समझौते के अंतर्गत ये नियंत्रण करने की जो योजना है उसको छोड़ दिया है। और इजराइल जो है मेडिटेरियन सी को टच करता है, मेडिटेरियन सी को टच करने वाला देश है। और फिलिस्तीन जॉर्डन को टच करता है। जो जॉर्डन के साथ भी इजराइल के शांति समझौते पास्ट में हो चुके हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को ये आयोजित किया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि जो विकासशील देश है उसमें निर्धनता को समाप्त करना, और इस दिवस के द्वारा निर्धनता से हो रहे लोगों के साथ, एक निर्धनता में रह रहे लोगों के साथ एक तरीके से सक्रिय साझेदारी के द्वारा उन्हें निर्धनता से बाहर लाने, पॉवर्टी से बाहर लाने, गरीबी से बाहर लाने के प्रयास पर बल दिया जाने को लेकर ये काम किया जा रहा है। और उनके सम्मानपूर्वक जीवन सुनिश्चित करने का भी प्रयास यहाँ पर इस दिवस को के लिए किया जाएगा। और पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा जो है 1993 में की थी कि अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने आईएनएस सिंधुवीर नाम की एक पनडुब्बी किस देश की नौसेना को सौंपने का निर्णय किया है? आईएनएस सिंधुवीर। तो हमारा आंसर होगा इसमें म्यांमार को ये पनडुब्बी सौंपी जाएगी। सिंधुवीर नाम की पनडुब्बी सौंपी जाएगी। ये किलो श्रेणी की पनडुब्बी है और भारत आईएनएस सिंधुवीर जो है वो म्यांमार की नौसेना को सौंपेगा। और इसके साथ ही म्यांमार की ये पहली पनडुब्बी होगी। इससे पहले म्यांमार के पास कोई पनडुब्बी नहीं है। और ये जो निर्णय भारत सरकार ने लिया है वो सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति के अनुरूप लिया है, जो भारत सरकार की नीति है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2020 किस संगठन द्वारा जारी की गई? तपेदिक यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई है? तो ऑप्शन है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, यूएन मानवाधिकार आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में वर्ल्ड तपेदिक रिपोर्ट या वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2020 जारी किया। और इस रिपोर्ट में कहा कि कोविड-19 दुनिया में टीबी से संबंधित जो बीमारियां, कोविड-19 के कारण दुनिया भर में टीबी से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो मौतें हैं, उनकी जो एक संख्या है वो 2 गुना हो सकती है। यानी जो संख्या अब थी उसका डबल हो सकती है। और भारत में दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टीबी का वेटेज देखा जाता है, टीबी का बोझ है। और यहाँ टोटल वर्ल्ड
ट्यूबरकुलोसिस लोगों की तुलना में, मरीजों की तुलना में भारत में 26% मरीज भारत में पाए जाते हैं। पूरे दुनिया से अगर कंपेयर करें तो भारत में दुनिया भर का जो बीमारी है, टीबी के जो बीमार लोग हैं उनका 26% भारत में ही पाया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी, 1948 में की गई थी। और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं? 194 सदस्य देश हैं जो WHO के सदस्य हैं। और 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। और ये एक तरीके से अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से काम करता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण का संचालन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? एडवांस वायरोलॉजी यानी जो विषाणु हैं उनको लेकर जो होने वाली रिसर्च है, उसके लिए जो इंस्टीट्यूट है पहले चरण का जो संचालन है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ऑप्शंस है हमारे पास पौंडीचेरी, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा केरल। केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण का उद्घाटन किया। और ये कहाँ किया? तिरुवनंतपुरम के थोक्कल में लाइफ साइंस पार्क में इसका उद्घाटन किया है। और इस वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के जो प्रमुख हैं वो डॉक्टर अखिल बनर्जी को नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट हैं ये डॉक्टर अखिल बनर्जी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क अभी हाल ही में काफ़ी समाचारों में रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी बार्क का मुख्यालय कहाँ है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और ये भी काफ़ी समाचारों में रहा है। आपने अभी TRP स्कैम को सुना होगा कि TRP स्कैम हुआ है, जिसमें कुछ न्यूज़ चैनल्स ने इसका स्कैम किया है। जो मीटर होता है TRP को रेट करने वाला, उसमें कुछ गड़बड़ी की गई है और इसका स्कैम हुआ है। तो इसको लेकर ये काफ़ी समाचारों में रहा है। तो बार्क का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और अभी टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी यानी जो रेटिंग एजेंसी है ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसने जो है अगले 3 महीनों के लिए जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं उसके लिए किसी भी तरीके की रेटिंग को अभी निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। वो अगले 3 महीनों तक किसी भी तरीके की रेटिंग न्यूज़ चैनल्स के लिए नहीं करेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक ने 2020 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है किस बैंक ने? 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। तो ऑप्शन है हमारे पास रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि बैंक ऑफ घाना, बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना ने इस वर्ष का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो जीता है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मार्क कार्नी ने जीता है। किन्होंने जीता है? मार्क कार्नी ने गवर्नर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो मार्क कार्नी ने जीता है। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए गए? ठीक है, द्वारा किस संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर? तो ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व व्यापार संगठन। ये हमारे ऑप्शन हैं और इसमें हमारा आंसर है खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? या आप ऑप्शंस में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये के सिक्के जारी किए गए। किसकी 75वीं वर्षगांठ? खाद्य और कृषि संगठन की यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वर्षगांठ प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाई जाती है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रिकॉर्ड 11 क्रिकेट सितारों के साथ एक ब्रांड अभियान शुरू करने का ऐलान किया है? ऑप्शन हैं पेटीएम, भारत पे, पेयू, फ़ोन पे। तो आंसर जो होगा हमारा भारत पे होगा।
भारत पे ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रिकॉर्ड 11 क्रिकेट सितारों के साथ एक ब्रांड अभियान शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उसको बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसे भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पहले डोमेस्टिक जो बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन है शुभंकर डे, चेतन आनंद, सौरभ वर्मा, श्रीकांत किदाम्बनी। तो आंसर होगा हमारा चेतन आनंद। चेतन आनंद को पहले घरेलू बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्मर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चेतन आनंद कॉमनवेल्थ खेल में मेडलिस्ट हैं, उन्होंने बैडमिंटन में मेडल्स कई जीते हैं, तो उन्हें जो है इसका ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि बैडमिंटन का ब्रांड है। ये हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसका संबंध हमारे आने वाले परीक्षाओं से होगा। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो हमारी नई वीडियोस आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। और इस वीडियो का जो PDF है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाया करेगा, और उसके लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो टेलीग्राम पर जाकर उस लिंक पर जाकर आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।